हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और इससे पहले कई एक क्लास हो चुकी है। आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। पिछले क्लास में फ्रेंड्स हम लोग यूनानी ईरानी विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़े थे। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग अपनी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है आपका वो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग 3 शासक को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जान लीजिए कि मैं कुछ जैसे कि यूनानी आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आगमन, तो थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करती हूँ, रिकॉल कर देती हूँ आपको, ताकि समझने में आपको परेशानी नहीं हो। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भारत के ऐतिहासिक राजा के रूप में उभर कर आए थे। और इस प्रकार देखा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में अपना अध्ययन कर रहे थे उसी समय भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है। और इस प्रकार से सिकंदर भारत के उत्तर और पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीतते हुए पंजाब तक अपना कब्जा कर लेता है और पंजाब के क्षेत्र को बहुत जीतकर आगे भारत में भी क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रयासरत रहता है। जब वो पंजाब में रहता है, जब सिकंदर पंजाब में रहता है तो उसी समय चंद्रगुप्त को पता चलता है और तत्पश्चात वो सिकंदर से मिलने के लिए जाते हैं और जाकर वहाँ पे ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम दोनों मिलकर भारत का विजय करेंगे और उसके बाद हम लोग आपस में बांट लेंगे। लेकिन सिकंदर इस बात से इनकार कर देता है, वो मुकर जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर देखा जाता है आगे कि जब सिकंदर 323 ईस्वी में भारत से वापस जाता है और सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहता है और 323 ईसा पूर्व में भारत से जब वो वापस चला जाता है तो उसके जाने के बाद पंजाब में बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार देखा जाता है कि जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ये मौका मिलता है और वो पंजाब में जाके वहाँ के जनता को व्यवस्थित करता है। जब सिकंदर भारत से जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने यहाँ पे 2 चुनौती होती है। पहला जो चुनौती आती है जो भारत से यूनानियों को हटाना, और दूसरा जो चुनौती होती है वो मगध, भारत का एक क्षेत्र है मगध में नंद वंश का उस समय शासन हुआ करता था। नंद वंश के शासक धनानंद के द्वारा काफ़ी क्रूरता फैलाया जा रहा था। तो ये उसके सामने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने चुनौती थी कि उसको भी वहाँ से हटाना है और अराजकता को ख़त्म करना है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रेंड्स देखें, तत्पश्चात चंद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था में मगध के गद्दी पे बैठता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है और चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की अवस्था में मगध के गद्दी पे बैठते हैं। लगभग 322 ईसा पूर्व में
25 वर्ष की अवस्था में मगध के गद्दी पे बैठते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के गद्दी पे बैठते हैं तो उनके सामने ये चुनौती होती है कि जो अभी तक मगध के जनता के बीच में नंद वंश के शासक धनानंद के द्वारा क्रूरता फैलाया गया था और काफ़ी अव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी, सारे को बहुत ही बेहतर ढंग से उसे कंप्लीट करने का उसके पास ये चुनौती होता है। तत्पश्चात ये देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के गद्दी पर बैठता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का राजा बनता है, तो इस तरह से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था वो ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में गुजरात तक उसका क्षेत्र हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और इस सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध की गद्दी पर बैठता है तो उसी समय आपको यूनान से एक राजदूत आते हैं जिसका नाम सेल्यूकस होता है, और सेल्यूकस जब काबुल तक आ जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में एक भीषण युद्ध होता है और तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को पराजित कर देता है और वहाँ से युद्ध के संधि के तहत 4 क्षेत्र को सेल्यूकस से लेता है। कौन कौन क्षेत्र था फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है वो काबुल होता है, दूसरा कंधार होता है, तीसरा हेरात और चौथा मकरान। ये सब जो है आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र था। अफगानिस्तान, क्योंकि काबुल तक यूनानियों का ही राज था, इस वजह से ये अफगानिस्तान का क्षेत्र था। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित होता है और 4 क्षेत्र, आप इस 4 क्षेत्र को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रकार कहा जाता है कि 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर जो है वो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त के द्वारा 305 ईस्वी में हराया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का राजदूत था उसको हराया जाता है और वहाँ अफगानिस्तान से 4 क्षेत्र लिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाता है और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगभग 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के गद्दी पर बैठता है तो उसे शासन प्रशासन को चलाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को चाणक्य यानी कौटिल्य को नियुक्त करता है और उन्हीं के बताए गए रास्ते पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में मगध की शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना आरंभ करता है। तो इस तरह से यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य या चाणक्य को जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आरंभ में शैव धर्मावलंबी था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध को सुचारू रूप से चलाने लगता है और इस प्रकार यहाँ पे काफ़ी चीज़ को बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था, यानी कि ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में गुजरात तक, और इसका राजधानी उस समय पाटलिपुत्रा था। ये आप लोग याद रखिए। सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसे ही उसको ऐतिहासिक राजा के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा तो उस समय पाटलिपुत्रा को चारों ओर से किलाबंदी करवाया गया, और यहाँ पे एक लकड़ी का पाटलिपुत्रा में एक लकड़ी का महल भी बनाया गया। ये हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जानकारी मेगस्थनीज जब 305 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आया था, तो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी दी थी। तो इसी से जानकारी मिलती है कि लकड़ी का महल हुआ करता था, चारों ओर से किलेबंदी हुआ करते थे। ठीक है, तत्पश्चात ये देखा जाता है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा खेती करने के लिए, यानी कि सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे भी सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। और तत्पश्चात वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे आपके पुष्पभूत को वहाँ पे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें, और तब ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को, यानी कि अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र बिंदुसार को सारा राजपाट समर्पित करके और खुद को जैन धर्म को अपना लेते हैं। और जैन धर्म अपनाने के बाद अपने गुरु भद्रवाहों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं, और वहीं पे कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा अपने शरीर को मुक्त कर देते हैं, यानी कि उनका निधन हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग जो याद रखेंगे इसमें जो हम लोग याद रखेंगे ये आपका जो है याद रखने का चीज़ कि सबसे पहले हम लोग मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म हुआ था 25 वर्ष की अवस्था में ये मगध के गद्दी पे बैठे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया, लेकिन सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स के द्वारा माना जाता है। विशाखदत्त यानी विशाखदत्त का जो एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, यानी कि नीच कुल का कहा गया है। और ये आपको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था, आरंभ में शैव धर्मावलंबी था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेता है। प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य और चाणक्य को माना जाता है। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। और इन्हीं के समय एक और थे मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और इन्हीं के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसमें पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन की चर्चा मिलती है। और इन्हीं के द्वारा ये जानकारी, इन्हीं के ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्रा में लकड़ी का महल हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ इसमें याद रखने की ये बात है कि 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया जाता है, और चंद्रगुप्त के द्वारा 500 हाथी दिया जाता है उपहार में। और युद्ध के संधि के तहत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। और ये 4 क्षेत्र जो है ये आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से ये भी हम लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग किस विधि से किया? संलेखन विधि से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण के त्याग कहाँ पे किया था? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में किस धर्म को अपनाता है?
जैन धर्म को अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ श्रवण बेलगोला जाते हैं? तो भद्रवाहु के साथ जाते हैं। तो हम लोग इतना पॉइंट चंद्रगुप्त से संबंधित हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस प्रकार से जब हम लोग चंद्रगुप्त के बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र मान के चलिए, मान के क्या हैं ही, तो बिंदुसार की चर्चा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब 298 चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसापुर में हो जाती है। आपको लूसेंट में 297 मिलेगा, आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 298 में इनकी मृत्यु होती है और तत्पश्चात बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है और ये चंद्रगुप्त का एकमात्र उत्तराधिकारी होता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। बिंदुसार को संस्कृत भाषा में अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में अमित्रघात का मतलब हुआ शत्रु विनाशक। कौन सा भाषा में जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में जाना जाता है। इस प्रकार से बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंह सेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथ में सिंह सेन के रूप में जाना जाता है, जबकि बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, कितना बार पूछा भी गया है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस तरह से वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वाड़ीसार भी कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में आने वाले जो राजदूत थे वो डायमेकस के नाम से जाना जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर। बिंदुसार के समय कौन आया था? तो डायमेकस। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इतना क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है बिंदुसार से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि बिंदुसार को दो समुद्र का स्वामी माना जाता है। स्वामी कहा गया है। जैसे कि इस तरह से दो समुद्र के स्वामी कहने का ये मतलब हुआ कि इनका जो क्षेत्र था, इस तरह से देखा था इनका क्षेत्र कि हिंद महासागर से लेकर और बंगाल के खाड़ी तक इनका क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इनको दो समुद्र के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार के समय क्या हुआ था कि कलिंग जो था वो बिंदुसार के समय अलग हो गया था। कलिंग का क्षेत्र मगध से बिंदुसार के समय अलग हो गया था। और बिंदुसार के बारे में ये भी देखा था कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता माना जाता है। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ, इनके अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता माना जाता है। हालांकि किन किन राज्यों को इन्होंने जीता इसका परिणाम नहीं है, इसका प्रमाण नहीं मिला है। और इस तरह से बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा क्या मंगवाया था? मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से कहा जाता है कि एंटियोकस फर्स्ट के द्वारा जो सीरिया के शासक थे मदिरा और सूखा अंजीर भेज दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा जाता है, क्योंकि दार्शनिक भेजना वहाँ के कानून के खिलाफ होता है, इसलिए दार्शनिक को नहीं भेजा जाता है। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला
जो गंधार का एक प्रांत था तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में कहा था कि उस समय विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, और बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। उसके बाद अशोक को भी विद्रोह दबाने के लिए भेजा, अशोक को भी विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिंदुसार से इतना पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और इस तरह से बिंदुसार के बाद ये देखा गया है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, लेकिन अशोक के सुसीम के बारे में उतना चर्चा नहीं मिलती है, और इनके एक और उत्तराधिकारी अशोक थे। तो अशोक के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इस प्रकार 269 ईस्वी में अशोक जो है वो मगध के गद्दी पे बैठता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब अशोक के बारे में चर्चा करते हैं कि अशोक के शासनकाल में मगध में क्या क्या हुआ था, और अशोक के शासनकाल को थोड़ा बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो इस तरह से हम लोग अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि मुझे सब लोग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो दूर दराज में लोग रहते हैं जहाँ पे वाईफाई का सुविधा नहीं है, तो उन लोग के लिए नेट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सकें। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अशोक के बारे में पर्सनली उसमें बात करूंगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में चर्चा करूंगी। ओके, आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।